अच्छा, PCOS के अंदर सबसे पहले तो जिसकी जो मेन क्या कहते हैं सिम्टम इज अनकंट्रोल्ड एक्ने, which is because of imbalanced hormonal problems and then lots of hair growth. तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले तो I refer them to gynecologist, सही, ताकि उनका हार्मोनल चीज़ें वो जो है देख लें, बैलेंस कर लें. इफ दे नीड अ मेडिकेशन वो उनको स्टार्ट करवा दें. वंस दे आर बैलेंस देन दे कैन कम टू अस, तब फ़ायदा होगा. इफ़ वी आर ट्रीटिंग देम विद अनकंट्रोल्ड PCOS तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे उनको PRP ये ट्रीटमेंट्स करने का, हेयर रिमूवल करने का, क्योंकि वो जब तक हार्मोन इंटरनली बैलेंस नहीं होंगे इस सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो दे शुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट, गेट देयर ट्रीटमेंट डन. और जब एक दफ़ा उनका हार्मोनल बैलेंस अचीव हो जाएगा तो फिर हम काम करेंगे टू इम्प्रूव देयर एक्ने, टू रिड्यूस देयर फेशियल हेयर ग्रोथ. और समटाइम अगर उनकी एक्ने के बाद थोड़े से निशान रह जाते हैं वो फिर हम माइक्रोनीडलिंग, PRP और लेजर के कॉम्बिनेशन से उनको फिर ट्रीट करते हैं. सही. अदर ट्रीटमेंट्स भी हैं लाइक मेसोथेरेपी है या माइक्रोनीडलिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. अच्छा, माइक्रोनीडलिंग, मेसोथेरेपी मिलते जुलते हैं. सीरम हम ऑलमोस्ट सिमिलर ही यूज करते हैं. जैसे अगर हम PRP है वो मेसोथेरेपी से भी कर सकते हैं. और माइक्रोनीडलिंग इज बेसिकली अ डर्मा पेन विद मल्टीपल टाइनी नीडल्स जो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं. वो इतनी इन्वेसिव नहीं होती बट स्किन के चैनल्स ओपन कर देती हैं कि हम जब सीरम लगाते हैं वो स्किन के अंदर तक जाता है. मेसोथेरेपी इज मल्टीपल टाइनी इंजेक्शंस जो हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, बालों में भी कर सकते हैं. सो मल्टीपल इंजेक्शन टेक्निक को हम मेसोथेरेपी कहते हैं. और जब हम वही टेक्निक डर्मा पेन से करते हैं तो उसको माइक्रोनीडलिंग करते हैं. सही सही. सो दोनों का पर्पस ऐसे सेम ही होता है, टू बूस्ट द कोलेजन प्रोडक्शन इन योर स्किन को रिवाइटलाइज और रिजुवेनेट करना. सही. अच्छा, ये यूज नीडलिंग हो रही है तो इसमें जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए कोई अलग एक्स्ट्रा केयर भी है या इसमें उनका कोई नहीं इतना नहीं. वैसे अगर किसी की कंट्रोल डायबिटीज है तब तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो माइक्रो नीडलिंग में जो नीडल्स हैं वो इतनी लाइक क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टाइनी एंड स्मॉल, वी हार्डली पेनिट्रेट 0.5 से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक. तो उसमें उनको बिल्कुल कोई रिस्क या कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. बट डायबिटिक पेशेंट हम वैसे मैंने बताया ना फेशियल एस्थेटिक्स में वी ट्रीट हेल्दी पेशेंट्स. तो एनी पेशेंट हु हैज लाइक ऑलरेडी डिजीज वी वुड वांट देम टू कंट्रोल देयर डिजीज फर्स्ट एंड देन कम टू अस. सही. सो इट मींस आप कह रहे हैं कि फेशियल एस्थेटिक्स में और डर्मेटोलॉजिस्ट में डिफरेंस है. यस, डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली ट्रीट करता है स्किन डिजीजेस को, जिसमें एक्ने भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, या स्किन के कोई और भी प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन के. सो दे ट्रीट दोस. ठीक है. हम स्किन के कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करते हैं. आवर कंसर्न इज बेसिकली टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स, ब्यूटी. ठीक है. जिसमें हम हमारे जो डोमेन के अंदर आता है वो अगर एक्ने आ जाती है, एक्ने के निशान आ जाते हैं, वो हम ट्रीट करेंगे. ठीक है. उसके अलावा अंडरलाइन कोई और प्रॉब्लम है देन आई विल रेफर माय पेशेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट एंड देन वो हमारे पास आएंगे. सही. अच्छा, जिस तरह सीरम यूज कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जी मेसोथेरेपी में हम मल्टीपल सीरम्स को एक एडवांस ही यूज करते हैं और नहीं, एक तरह से सीरम से कॉकटेल बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पेशेंट्स. आई सी द पेशेंट फर्स्ट कि उनके क्या रिक्वायरमेंट. इफ पेशेंट इज कमिंग टू मी फॉर पिगमेंटेशन रिमूवल, एक्ने के लिए आ रहे हैं, दे वांट स्किन लिफ्ट, स्किन टाइटनिंग के लिए आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए फिर हम सीरम का कॉकटेल बनाते हैं एंड देन आई प्रोवाइड देम विद माइक्रोनीडलिंग या मेसोथेरेपी के जरिए. तो जो सिंपली सीरम यूज किए कर रहा है डेली बेसिस के ऊपर कर रहा है, क्या उसको भी जरूरत पड़ सकती है थेरेपी? समटाइम्स यस. समवन जो आप घर में सीरम यूज करते हैं ना, दे आर बेसिकली एब्जॉर्ब्ड इनटू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ योर स्किन. द वन दैट वी डू हियर विद माइक्रोनीडलिंग या मेसोथेरेपी वो स्किन की डीपर लेयर तक जाते हैं. ठीक है. थोड़े से क्या कहते हैं वन स्टेप अहेड उससे स्किन के हीलिंग के अंदर जाते हैं. सो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्थेटिक्स. कोई भी एक चीज परमानेंट नहीं है. लाइक एज इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. हम जो प्रोसीजर्स करके उसको थोड़ा स्लो डाउन और डिले करते हैं. ये नहीं कि एक दफ़ा आपने प्रोसीजर करवाया इट्स डन फॉर एवर और आप हमेशा ऐसे लगेंगे. नहीं, यू नीड मेंटेनेंस. जैसे एक्ने के लिए या पिगमेंटेशन या स्किन टाइटनिंग के लिए आपने माइक्रोनीडलिंग करवाई है, इट रिक्वायर्स सेशंस. यू टेक सम सेशंस. व्हेन यू थिंक योर स्किन इज गुड इनफ, यू टेक अ ब्रेक. 2-3 महीनों बाद दोबारा से एक मेंटेनेंस सेशन करवाते हैं. अच्छा, मेरा अगला सवाल यही था कि PRP करवाएं या कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये वंस इन अ लाइफ वाला सीन नहीं? नो, इट्स नॉट, नेवर वंस इन अ लाइफ, बिकॉज हमारी जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है. देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी, इनसाइड आउटसाइड. वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ क्या कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स.
आपके एक दफा मुझसे PRP या फेस ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या आप कभी जिंदगी में घर से बाहर नहीं निकलेंगे? अच्छा, सही। आप बाहर निकलेंगे, कोई पोल्यूशन, हीट, एवरीथिंग विल टारगेट यू अगेन, देन यू नीड मेंटेनेंस। ऑन एवरेज बेसिस कितने सेशन एक साल में बंदे को लेने चाहिए? इट्स नॉट अबाउट 1 year, but PRP के I suggest to take initially 3 से 4 सेशन 1 month apart. When you think स्किन अच्छी हील होगी है, रिजुविनेट होगी, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि जब थोड़ी सी डल हो 2-3 महीने बाद एक दफ़ा आके दोबारा से उसको रिफ्रेश करवा लें। एक्नी वाले पेशेंट की एक्नी अब कंट्रोल हो गई है, वो कभी 6 महीने बाद एक दफ़ा आके दोबारा से PRP करवा लेते हैं जस्ट टू रिजुविनेट। सही। इसी तरह अगर हेयर ग्रोथ के लिए हम PRP करवा रहे हैं, इनिशियली यू नीड 6 to 7 सेशंस विद हेयर सीरम्स टू सी न्यू हेयर ग्रोथ। और एक दफ़ा जब वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, नए हेयर ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम कुछ मेडिसिन भी साथ ऐड करवाते हैं टू प्रमोट हेयर ग्रोथ, और फिर आप उसको फर्दर मेंटेन करके चलते हैं, फिर आप कभी 6 महीने में एक दफ़ा सेशन करवा लेते हैं। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं अवेयरनेस पाकिस्तान में इन सारी ट्रीटमेंट्स की या फेशियल के हवाले से देखें तो है, या अभी आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान में खैर वो एनवायरनमेंट नहीं? पाकिस्तान में जो अर्बन सिटीज है उनमें तो कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस होगी। एवरी अदर like area I see a new aesthetic clinic opening up, बहुत जगहों पे courses हो रहे हैं, so this is an emerging industry, worldwide भी है लेकिन अब पाकिस्तान में हो गया। But again rural areas में yes totally opposite। सही, वहाँ पे भी अभी तक वही जो ऐसा करें खीरा उगता है, you know we are still there। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये जो जितने भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं ये सारे लग्जरी, मतलब लोग ज्यादातर जाते हैं कि यार इंस्टेंटली कोई फायदा हो गया, किसी मौके पे किसी इवेंट पे जाना तो फायदा हो गया तो बस ठीक है, ये लग्जरी ट्रीटमेंट्स हैं, ये हम नहीं करवा सकते या ये हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो आप क्या कहते हैं? यहाँ एक तरह से अगर सोचा जाए, यस यू आर राइट, लग्जरी ट्रीटमेंट्स हैं, इफ यू हैव यू नो यू कैन अफोर्ड देम, then nothing comes free if you're looking for beauty and you know all that, and you have to क्या कहते हैं उसके अंदर invest in that. So same thing अगर आप beauty में invest करेंगे, I have lots of clients and friends who are very regular in this के like मैं जो उनको remind नहीं करवाया, तो खुद ही आते हैं कि अब now I want this, I want this, and they are investing in it and you see the results. There is a difference between them and a person who has never gotten anything. सही। अभी तो शायद early 30s 40s में तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा, but look at them in their 60s. So you see a 60-year-old with maintained skin and someone who has never done anything, you see a big difference. सही। और वैसे भी अगर पाकिस्तान के जो एनवायरनमेंट की बात देखा जाए तो हमें कुछ ज्यादा जरूरत है ऑलमोस्ट, मतलब बाहर के अगर किसी कंट्री में देखा जाए? In fact, I would say we are blessed. हमारे जो genetics, I think उनसे बेहतर हैं। बाहर countries में they have very fair skin which get easily damaged with sun exposure and pollution. हमारे अंदर melanin थोड़ा सा है तो हमारी skin थोड़ी resilient है, उसमें naturally it is better than them. सही। If I compare with someone with a very fair skin. सही। अच्छा, अब प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मली जो पेट पे स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, क्या वो भी दोबारा से रिकवर हो सकते हैं? सारे हो सकता है सही या नहीं हो? यस, विद रेगुलर केयर काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं, नॉट 100%, लेकिन बहुत हद तक वो ऑलमोस्ट इनविजिबल के करीब हो जाते हैं। अगेन उसके लिए देयर आर सम सीरम्स, सम क्रीम्स एंड सम लेजर्स, और उसके अलावा माइक्रोनीडलिंग। बट अगेन यू हैव टू बी रेगुलर, मल्टीपल सेशन करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट फेडिंग एंड रिड्यूसिंग। सही। अच्छा, एक ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग ये भी करवा रहे हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और अगर ये किस खास कंडीशंस में ये लाजमी करवाना पड़ जाता है? अच्छा, लेजर देयर आर डिफरेंट टाइप्स। आर वी टॉकिंग अबाउट हेयर रिमूवल लेजर और स्किन लेजर? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स। जनरली इतने लेजर हैव बीन अराउंड फॉर लाइक मोर देन 30 plus years हो गए हैं। अभी तक तो उसका कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है कि दे आर हार्मफुल। पीपल गो फॉर फुल बॉडी लेजर हेयर रिमूवल वेरी कॉमनली, और अभी तक कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है इफ इट्स यूज्ड प्रॉपर्ली। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट लेजर्स एंड हाउ टू यूज देम एंड वेयर टू यूज देम, देन दे आर नॉट हार्मफुल। सो वी कैन यूज लेजर फॉर हेयर रिमूवल, वी कैन यूज लेजर फॉर पिगमेंटेशन रिमूवल, वी कैन यूज लेजर फॉर स्किन अगेन रिवाइटलाइजेशन। जब मैं रिवाइटलाइजेशन कहती हूँ, इट मीन्स टू इनहांस कोलेजन प्रोडक्शन, बिकॉज कोलेजन ही है जो हमारी स्किन को टाइटनेस और फर्मनेस देता है। तो सारे प्रोसीजर्स बेसिकली जो भी हम करते हैं ना, चाहे माइक्रोनीडलिंग, PRP, बेसिकली वो हमारे स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को एनहांस कर रही होती है। सही। अच्छा, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आप किसको कहेंगे कि जी ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं, इस पे तो क्रॉस है? I would suggest जो creams with lots of chemicals, खास तौर पे steroid based, do not use them. Instant results really nice, long term they're not so good. So वो avoid करें. Try to go for more organic products.
या जो tried and trusted कुछ brands हैं with lots of vitamins and serums, I think वो यूज करें। सही। आजकल एक ट्रीटमेंट चल रही है केमिकल पील्स, इसमें स्किन की लेयर वो है जो हम उतारते हैं, वो क्या है पूरा आपसे बताइएगा, थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा। अच्छा, केमिकल पील्स this is also one of the trendy treatments. It's really good for pigmentation removal. इसमें chemical peels नाम से ही आपने जैसे बता दिया कि स्किन की ऊपर की लेयर उतर रही होती है। But you have to be very careful in using peels because sometimes deeper peel can cause burns. तो मैंने नोट किया हमारी जो पाकिस्तान या Asian skin towards dark side, we should always go from mild to medium peels. Deep peels हमारे लिए नहीं है। Deep peels are for people who are more fair. डीप पील मतलब जब मैं कहती हूँ ना माइल्ड मीडियम, इट मींस डेप्थ ऑफ द पील। जब माइल्ड पील है वो सिर्फ स्किन की ऊपर की लेयर उतारेगी, जो मीडियम पील है उससे एक डेप्थ और, जो डीप पील है वो तो ऊपर की पूरी सरफेस उतार के नीचे से बिल्कुल रॉ स्किन निकल आती है। रिजल्ट्स आर अमेजिंग, आपके रिंकल्स, आपकी पिगमेंटेशन, हर चीज गायब हो जाती है। बट अगेन इतना पेनफुल भी है थोड़ा सा ये। सही। तो इसका कोई टाइम अगेन उसी तरह है कि कुछ ऐसे बाद इसको दोबारा से करवा सकते हैं? यस, डीप पील्स तो शायद आप 6 महीने बाद अगर आपको जरूरत पड़े। जो माइल्ड पील्स है वो इनिशियली हम 2 to 3 वीक्स के 2-3 सेशंस कर लेते हैं। व्हेन वी सी कि पिगमेंटेशन ऑलमोस्ट गायब हो गया, देन वी डू मेंटेनेंस सेशन ऑन एंड ऑफ। लेकिन पील्स के साथ पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दे हैव टू फॉलो लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव टू मॉइस्चराइज देयर स्किन, दे हैव टू यूज सनब्लॉक रिलीजियसली। उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि पील आपने करवाई नीचे से वो रॉ स्किन निकली हुई आप धूप में चले, वो तो फॉन्ट बर्न कर जाएगी। सो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट पेशेंट हैज टू फॉलो। इफ यू सी कि पेशेंट फॉलो कर सकता है तो करें, और अगर लगता है कि पेशेंट वेरी केयर जो उसने कोई केयर नहीं करी तो उसको फायदे का नुकसान होगा, डोंट डू दैट ऑन देम। सही। अच्छा, आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि कुछ ऐसी टिप्स जो हम घर में ही कर सकते हैं और अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं जनरली पब्लिक के लिए, कुछ ऐसी बात। अच्छा, होम स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल पेशेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि अपने जो 3 स्टेप्स हैं वो ना भूलें। एक स्किन क्लिनजिंग, उसके बाद सीरम, देन मॉइस्चराइज एंड सनब्लॉक। ये आपने मिस नहीं करना। बहुत लोग मुंह हो गया क्रीम लगा ली, सीरम वाला प्रोडक्ट जो स्टेप है वो प्लीज उसको ऐड करें, इट मेक्स अ डिफरेंस। सही, ठीक है। और एज सून एज इन योर 35 के बाद रेटिनॉल अपने ऐड कर लें इफ यू वांट टू स्टे रिंकल फ्री फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एट होम आप खुद ये कर सकते हैं कि पानी की इनटेक अपनी बढ़ाएं। एटलीस्ट 1 to 2 liters ऑफ वाटर पर डे इज रिकमेंडेड। ट्राई टू टेक एज मच एज सीजनल फ्रूट्स। हमें हमेशा से कहा जाता है बट एक्चुअली उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स डेली इनटेक आप करें। रॉ वेजिटेबल्स, ट्राई टू ईट कैरेट्स, बीटरूट एंड क्यूकम्बर एज मच एज पॉसिबल फॉर योर स्किन। सही।